नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बूस्टर में, जहां हम किताबों की दुनिया में गोता लगाते हैं और ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपके दिल को छू लें और दिमाग को झकझोर दे। आज का वीडियो खास होने वाला है और हाँ, थोड़ा लंबा भी, लेकिन यकीन मानो हर मिनट आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगा। आज की किताब है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, युval नोआ हरारी की लिखी एक ऐसी मास्टरपीस जो बताती है कि हम इंसान कहां से आए, कैसे बने और आज यहां तक कैसे पहुंचे। ये किताब इतनी गहरी और रोमांचक है कि हम इसे 3 हिस्सों में बांटकर सुनाएंगे, क्योंकि हर हिस्सा अपने आप में एक पूरी दुनिया है और हम चाहते हैं कि आप हर सबक को गहराई से महसूस करें। तो अपनी कॉफी या चाय की चुस्की लो, आराम से बैठो और चलो इस जबरदस्त सफर को शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो डुबकी लगाते हैं। भाग 1, इंसान की शुरुआत और संज्ञानात्मक क्रांति। इंसान की शुरुआत, एक साधारण जानवर। दोस्तों, कल्पना करो, लगभग 2.5 मिलियन साल पहले का जमाना। धरती पर कोई शहर नहीं, कोई सड़कें नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, बस जंगल, पहाड़ और नदियां। और इन जंगलों में घूम रहा था एक साधारण सा जानवर, होमो सेपियंस। हां, ये हम थे, लेकिन उस वक्त हम कुछ खास नहीं थे। हम बस एक प्रजाति थे, जैसे बाकी जानवर, शेर, हिरण या चींटियां। हमारे पास न तेज दौड़ने की ताकत थी, न पंजों की मार, न उड़ने की कला। फिर हमने पूरी दुनिया पर राज कैसे किया? यही वो सवाल है जिसका जवाब सेपियंस हमें देती है। युval नोआ हरारी कहते हैं कि इंसान की कहानी 3 बड़ी क्रांतियों की कहानी है: संज्ञानात्मक क्रांति, कृषि क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति। इस पहले हिस्से में हम बात करेंगे संज्ञानात्मक क्रांति की। वो जादुई पल जब होमो सेपियंस ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने हमें बाकी जानवरों से अलग कर दिया। लगभग 2 मिलियन साल पहले अफ्रीका के जंगलों में हमारे पूर्वज घूमते थे। ये थे होमो जीनस की कई प्रजातियां: होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल और होमो सेपियंस। हरारी बताते हैं कि होमो सेपियंस कोई खास नहीं थे। हमारी हड्डियां नाजुक थी, हमारा दिमाग बाकी प्रजातियों जैसा ही था। हम खाना ढूंढते, शिकार करते और खतरे से भागते। लेकिन फिर कुछ हुआ। लगभग 70,000 साल पहले एक चमत्कार। संज्ञानात्मक क्रांति, दिमाग का जादू। संज्ञानात्मक क्रांति वो पल था जब होमो सेपियंस के दिमाग में कुछ बदल गया। वैज्ञानिकों को ठीक नहीं पता कि ये कैसे हुआ। शायद कोई जेनेटिक बदलाव, शायद दिमाग की संरचना में नया तार जुड़ा। लेकिन इस बदलाव ने हमें वो ताकत दी जो किसी और प्रजाति के पास नहीं थी: कल्पना करने की ताकत। हरारी कहते हैं कि होमो सेपियंस ने ऐसी चीजें सोचना शुरू किया जो वास्तव में मौजूद नहीं थी। हमने कहानियां बनाई, मिथक बनाए और विचारों को शब्दों में ढाला। उदाहरण के लिए, एक शेर को देखकर होमो इरेक्टस सिर्फ सोचता खतरा, लेकिन होमो सेपियंस सोचता ये शेर हमारा देवता है। हमने न सिर्फ शेर को देखा, बल्कि उसके बारे में कहानियां बनाई, उसकी ताकत, उसका रुतबा, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इस कल्पना की ताकत ने हमें एक और चीज दी: सहयोग की ताकत। बाकी जानवर छोटे छोटे समूह में रहते थे, 10 से 20 जवान। लेकिन होमो सेपियंस ने सैकड़ों, फिर हजारों लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कैसे? कहानियों के जरिए। हमने धर्म बनाए, नियम बनाए और विश्वास बनाए। एक इंसान दूसरे से कहता, हमारा देवता हमें एकजुट रहने को कहता है, और लोग उस कहानी पर यकीन करके साथ आ जाते। सोचो जरा, 2 गांव के लोग जो कभी एक दूसरे से नहीं मिले, वो एक राष्ट्र के नाम पर एकजुट हो जाते। ये राष्ट्र क्या है? ये तो बस एक कहानी है, एक कल्पना। लेकिन इस कल्पना ने हमें इतना मजबूत बनाया कि हमने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। हरारी कहते हैं कि यह संज्ञानात्मक क्रांति ही थी जिसने हमें बाकी प्रजातियों से अलग किया। होमो निएंडरथल मजबूत थे, उनके दिमाग बड़े थे, लेकिन वो कहानियां नहीं बना सकते थे और इसीलिए वो हार गए। बाकी प्रजातियों का अंत। संज्ञानात्मक क्रांति के बाद होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर कदम रखा। लगभग 70,000 साल पहले हम यूरोप गए, एशिया गए, ऑस्ट्रेलिया गए, लेकिन जहां भी हम गए
वहां की दूसरी मानव प्रजातियां गायब हो गई। होमो निएंडरथल, होमो इरेक्टस और दूसरी प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो गई। हरारी पूछते हैं, क्या हुआ इन प्रजातियों का? क्या हमने उन्हें मार डाला? क्या हमने उनके संसाधन छीन लिए? या क्या हम उनके साथ घुल मिल गए? वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद तीनों चीजें हुई। होमोसेपियंस की ताकत थी उनकी संख्या और सहयोग। हम बड़े समूहों में शिकार करते, संसाधन जुटाते और दुश्मनों से लड़ते। निएंडरथल मजबूत थे, लेकिन वो छोटे समूहों में रहते थे। हमने उनके खाने के स्रोत छीने, उनकी जमीन हथियाई। कुछ जगहों पर शायद हमने उनके साथ संतानें भी पैदा की। आज के इंसानों के डीएनए में 1 से 2% निएंडरथल का हिस्सा है, लेकिन अंत में होमोसेपियंस ही बचे। हरारी कहते हैं कि ये एक तरह की जातीय सफाई थी। हमने न सिर्फ दूसरी मानव प्रजातियों को खत्म किया, बल्कि बड़े बड़े जानवरों को भी। जब होमोसेपियंस ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, वहां विशालकाय कंगारू, डिप्रोटोडॉन जैसे जानवर थे। कुछ हजार सालों में वो गायब हो गए। क्यों? क्योंकि हमने उनका शिकार किया, उनके जंगल जलाए। हमारी ताकत ने हमें धरती का राजा बना दिया, लेकिन इसकी कीमत पूरी प्रकृति ने चुकाई। शुरुआती समाज, शिकारी संग्रहकर्ता। संज्ञानात्मक क्रांति के बाद होमोसेपियंस ने छोटे छोटे समूह में रहना शुरू किया। शिकारी संग्रहकर्ता समाज। ये लोग जंगलों में घूमते, फलमूल इकट्ठा करते और जानवरों का शिकार करते। हरारी कहते हैं कि ये जिंदगी आज जितनी आसान लगती है, उतनी थी नहीं। हर दिन खाना ढूंढना पड़ता था। अगर जंगल में फल नहीं मिले या शिकार नहीं हुआ, तो भूखा सोना पड़ता। लेकिन इस जिंदगी में कुछ खास था। शिकारी संग्रहकर्ता लोग प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। वो जंगल को समझते थे, जानवरों को जानते थे। उनके पास कोई बड़ा घर नहीं था, कोई बैंक अकाउंट नहीं था, लेकिन वो खुश थे। हरारी कहते हैं कि ये लोग आज के इंसानों से ज्यादा संतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि उनकी जरूरतें कम थी। उन्हें बस खाना, परिवार और एक दूसरे का साथ चाहिए था। इन समूह में सहयोग बहुत जरूरी था। शिकार करने के लिए 10 से 20 लोग साथ मिलकर काम करते। कोई शेर को भगाता, कोई भाले से वार करता। खाना मिलने पर सब बांट लेते। हरारी बताते हैं कि ये सहयोग हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। हमारी कहानियों, जैसे देवताओं, आत्माओं या जनजाति की एकता, ने हमें एकजुट रखा। भाषा और संस्कृति का जन्म। संज्ञानात्मक क्रांति ने हमें एक और तोहफा दिया, भाषा। होमोसेपियंस की भाषा सिर्फ खतरा या खाना जैसे शब्दों तक सीमित नहीं थी। हम जटिल बातें कर सकते थे। हम कह सकते थे, कल सूरज ढलने के बाद नदी के पास शिकार करेंगे। हम कहानियां सुना सकते थे, जैसे हमारे पूर्वज एक बड़े पहाड़ से आए थे। इस भाषा ने हमें प्लान बनाने, सीखने और सिखाने की ताकत दी। भाषा ने संस्कृति को जन्म दिया। लोग गुफाओं में चित्र बनाते, शेर, हिरण या अपने शिकार की कहानियां। वो गीत गाते, नाचते और अपने देवताओं की पूजा करते। हरारी कहते हैं कि ये संस्कृति हमें एकजुट करती थी। एक जनजाति का इंसान दूसरे से कहता, हमारा देवता सबसे बड़ा है, और वो दोनों उस विश्वास में बंध जाते। लेकिन भाषा ने हमें एक और चीज दी, गपशप। हां दोस्तों, गपशप। हरारी कहते हैं कि गपशप ने हमें बड़े समूह में रहने की ताकत दी। हम अपने दोस्तों के बारे में बात करते, वो शिकार में अच्छा है, लेकिन थोड़ा आलसी है। इससे हमें पता चलता कि किस पर भरोसा करना है, कौन धोखा दे सकता है। गपशप ने हमारे समाज को मजबूत बनाया। इंसान की ताकत, प्रकृति की कीमत। संज्ञानात्मक क्रांति ने हमें धरती का राजा बना दिया, लेकिन इसकी कीमत भी थी। हमने न सिर्फ दूसरी मानव प्रजातियों को खत्म किया, बल्कि प्रकृति को भी बदल डाला। हम जहां जाते, वहां का पारिस्थितिकी तंत्र बदल जाता। ऑस्ट्रेलिया में बड़े जानवर विलुप्त हो गए। यूरोप में मैमथ गायब हो गए। हरारी कहते हैं कि होमोसेपियंस धरती का सबसे खतरनाक जानवर बन गया। हमारी ताकत थी हमारी बुद्धि, हमारा सहयोग और हमारी कहानियां। लेकिन इन कहानियों ने हमें अंधा भी किया। हमने सोचा कि हम प्रकृति से ऊपर हैं। हमने जंगलों को काटा, नदियों को मोड़ा और जानवरों को खत्म किया। हरारी पूछते हैं, क्या ये ताकत हमें सच्ची खुशी दे पाई? शिकारी संग्रहकर्ता लोग कम संसाधनों में खुश थे, लेकिन हम
जो पूरी दुनिया पर राज करते हैं, क्या हम उतने ही संतुष्ट हैं? इस हिस्से का सबक। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक क्रांति ने हमें क्या सिखाया? कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी कल्पना। हम कहानियां बनाते हैं, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति, और ये कहानियां हमें एकजुट करती है। लेकिन इन कहानियों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना होगा। हमने अपनी बुद्धि से दुनिया जीत ली, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया भी। हरारी कहते हैं कि हमें अपनी ताकत को समझना होगा और उसका इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करना होगा। सोचो जरा, हम आज भी कहानियां बनाते हैं। हम अपने सपनों की कहानी बनाते हैं, अपने देश की, अपने परिवार की। लेकिन क्या हम ऐसी कहानियां बना रहे हैं जो हमें जोड़े, या ऐसी जो हमें बांटे? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा। भाग 2, कृषि क्रांति, धर्म का उदय और सभ्यताओं का एकीकरण। पहले हिस्से में हमने देखा कि कैसे होमो सैपियंस ने संज्ञानात्मक क्रांति के जरिए अपनी कल्पना और सहयोग की ताकत से दुनिया पर कब्जा किया। हमने भाषा बनाई, कहानियां बनाई और दूसरी मानव प्रजातियों को पछाड़कर धरती के राजा बन गए। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। आज हम सेपियंस की कहानी को और आगे ले जाएंगे। हम बात करेंगे उस दूसरी बड़ी क्रांति की, जिसने इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, कृषि क्रांति। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे धर्म, संस्कृतियां और सभ्यताएं बनी और कैसे इंसानों ने बड़े बड़े समूहों को एकजुट किया। यह हिस्सा आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि हमने क्या पाया और क्या खोया। कृषि क्रांति, इंसान का सबसे बड़ा जुआ। लगभग 10,000 साल पहले होमो सैपियंस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हमारी पूरी कहानी बदल दी। हमने जंगल में घूमना छोड़ा और खेती शुरू की। युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि यह कृषि क्रांति थी, इंसान की दूसरी सबसे बड़ी क्रांति। लेकिन दोस्तों, हरारी इसे इतिहास की सबसे बड़ी गलती भी कहते हैं। क्यों? आइए समझते हैं। शिकारी संग्रहकर्ता लोग जंगल में आजाद थे। वो फलमूल इकट्ठा करते, जानवरों का शिकार करते और प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। उनकी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन वो संतुष्ट थे। फिर एक दिन मध्य पूर्व के एक इलाके में, जिसे फर्टाइल क्रिसेंट कहते हैं, किसी ने गेहूं के बीज बोने शुरू किए। धीरे धीरे लोग खेती करने लगे। वो गांव बसाने लगे, स्थायी घर बनाने लगे। गेहूं, चावल, मक्का और जौ जैसी फसलों ने हमें एक जगह टिकने की ताकत दी। कृषि क्रांति ने इंसान को बहुत कुछ दिया। अब हमें हर दिन खाना ढूंढने की जरूरत नहीं थी। हम खेतों में फसल उगा सकते थे। इससे जनसंख्या बढ़ी। जहां शिकारी संग्रहकर्ता समूह में 50 से 100 लोग होते थे, वहां गांवों में हजारों लोग रहने लगे। खेती ने हमें ज्यादा खाना दिया, जिससे कुछ लोग शिकार या खेती के अलावा दूसरे काम कर सकते थे, जैसे बर्तन बनाना, कपड़े बुनना या कहानियां लिखना। यहीं से सभ्यता की नींव पड़ी। लेकिन हरारी कहते हैं कि खेती ने हमें आजादी छीनी। शिकारी संग्रहकर्ता लोग हर दिन अलग अलग काम करते थे। कभी शिकार, कभी फल इकट्ठा करना, कभी नदी में मछली पकड़ना। लेकिन खेती करने वाले लोग हर दिन एक ही काम करते, खेत जोतना, बीज बोना, फसल काटना। ये काम थकाऊ था और पीठ टूट जाती थी। लोग अब एक ही जगह बंध गए, अपने खेतों के गुलाम। खेती ने हमें बीमारियां भी दी। शिकारी संग्रहकर्ता लोग हमेशा घूमते रहते थे, तो बीमारियां ज्यादा नहीं फैलती थी। लेकिन गांवों में लोग एक दूसरे के करीब रहते थे, गंदगी बढ़ी और बीमारियां फैलने लगी। जानवरों को पालने से भी नई बीमारियां आई, जैसे चेचक और खसरा। हरारी कहते हैं कि खेती ने हमें ज्यादा खाना दिया, लेकिन हमारी सेहत और खुशी छीन ली। और सबसे बड़ी बात, खेती ने असमानता को जन्म दिया। शिकारी संग्रहकर्ता लोग सब कुछ बांट लेते थे, लेकिन खेती में कुछ लोगों ने ज्यादा जमीन, ज्यादा अनाज जमा करना शुरू किया। यहीं से अमीर गरीब का फर्क शुरू हुआ। कुछ लोग राजा बन गए, कुछ गुलाम। हरारी पूछते हैं, क्या कृषि क्रांति ने हमें बेहतर जिंदगी दी या हमें गुलाम बना दिया? ये सवाल आज भी हमारे सामने है। धर्म और संस्कृति, कहानियों का नया दौर। कृषि क्रांति ने हमें गांव दिए और गांवों ने हमें सभ्यताएं। लेकिन इतने सारे लोगों को एकजुट रखने के लिए कुछ चाहिए था, और वो थी कहानियां। संज्ञानात्मक क्रांति ने हमें कहानियां बनाने की ताकत दी थी।
और अब हमने बड़ी बड़ी कहानियां बनाई, धर्म, नियम और संस्कृतियां। हरारी कहते हैं कि धर्म इंसान की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। धर्म सिर्फ देवताओं की पूजा नहीं था, ये एक ऐसी कहानी थी जो हजारों लोगों को एकजुट करती थी। उदाहरण के लिए, मेसोपोटामिया में लोग मरदुक नाम के देवता की पूजा करते थे। वो कहते, मरदुक हमें बचाता है, हमें उसके नियम मानने हैं। इस कहानी ने पूरे शहर को एकजुट रखा। लोग मंदिर बनाते, त्योहार मनाते और एक दूसरे के लिए बलिदान देते। धर्म ने हमें नैतिकता दी। शिकारी संग्रहकर्ता लोग अपने छोटे समूह के लिए नियम बनाते थे, लेकिन अब हमें बड़े समाज के लिए नियम चाहिए थे। धर्म ने कहा, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, अपने पड़ोसी की मदद करो। ये नियम समाज को चलाने के लिए जरूरी थे। लेकिन धर्म ने हमें कुछ और भी दिया, अंधविश्वास। लोग सोचने लगे कि अगर बारिश नहीं हुई तो देवता नाराज है, अगर कोई बीमार हुआ तो उसने कोई पाप किया है। हरारी कहते हैं कि धर्म ने हमें जोड़ा, लेकिन कई बार हमें गलत रास्ते पर भी ले गया। साथ ही संस्कृतियां बनी। मिस्र में लोग पिरामिड बनाते और अपने फराओं को देवता मानते। भारत में लोग वेदों की रचना करते और कर्म की बात करते। चीन में लोग कन्फ्यूशियस के नियमों पर चलते। हर संस्कृति अपनी थी, लेकिन सबका आधार एक ही था, कहानियां। हरारी कहते हैं कि ये कहानियां सच नहीं थी, लेकिन वो इतनी मजबूत थी कि लाखों लोग उन पर यकीन करते थे। सभ्यताओं का एकीकरण, बड़े सपने। कृषि क्रांति और धर्म ने हमें गांवों से शहरों तक ले गया, लेकिन अब इंसान और बड़े सपने देखने लगा। हमने न सिर्फ अपने गांव को एकजुट किया, बल्कि कई गांवों, कई शहरों को एक करने की सोची। यहीं से सभ्यताओं का एकीकरण शुरू हुआ। हरारी कहते हैं कि ये एकीकरण 3 चीजों ने किया, पैसा, साम्राज्य और धर्म। पैसा इंसान की सबसे शानदार खोजों में से एक है। शिकारी संग्रहकर्ता लोग चीजें बदलते थे। तुम मुझे मछली दो, मैं तुम्हें फल दूंगा। लेकिन खेती के बाद समाज बड़ा हो गया और हमें एक ऐसी चीज चाहिए थी जो हर कोई माने। यहीं से पैसे का जन्म हुआ। पहले लोग कौड़ियां इस्तेमाल करते, फिर सिक्के, फिर कागज के नोट। हरारी कहते हैं कि पैसा भी एक कहानी है। एक कागज का टुकड़ा अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन हम सब इस पर यकीन करते हैं। इस यकीन ने हमें एकजुट किया। एक चीनी व्यापारी एक भारतीय व्यापारी से सिक्कों के जरिए सौदा कर सकता था, भले ही वो एक दूसरे की भाषा न समझते हों। साम्राज्यों ने भी सभ्यताओं को एक किया। रोमन साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य या चीनी हान राजवंश, इन सब ने हजारों मील के इलाकों को एकजुट किया। लेकिन ये एकीकरण हमेशा खून से लिखा जाता था। साम्राज्य युद्ध लड़ते, गांव जलाते और लोगों को गुलाम बनाते। फिर वो कहते, अब तुम हमारे नियम मानोगे। हरारी कहते हैं कि साम्राज्य क्रूर थे, लेकिन उन्होंने भाषा, कानून और संस्कृति को फैलाया। उदाहरण के लिए, रोमन साम्राज्य ने लैटिन भाषा और रोमन कानून को यूरोप तक पहुंचाया, जो आज भी हमारे कानूनों की नींव है। धर्म ने भी एकीकरण में बड़ी भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे धर्मों ने लाखों लोगों को एक कहानी के तहत जोड़ा। एक बौद्ध भिक्षु भारत से चीन जा सकता था और वहां सम्मान पा सकता था, क्योंकि दोनों एक ही कहानी पर यकीन करते थे। हरारी कहते हैं कि धर्म ने हमें सिर्फ जोड़ा नहीं, बल्कि हमें बड़े सपने देखने की ताकत दी। लोग मंदिर बनाते, तीर्थयात्राएं करते और अपने विश्वास के लिए मरने को तैयार रहते। लिखित भाषा और नौकरशाही। कृषि क्रांति ने हमें एक और तोहफा दिया, लिखित भाषा। जब गांव शहर बन गए तो हमें हिसाब रखने की जरूरत पड़ी। कितना अनाज इकट्ठा हुआ, कितना टैक्स लिया। सुमेरियन सभ्यता में लगभग 3000 ईसा पूर्व लोगों ने मिट्टी की तख्तियों पर निशान बनाना शुरू किया। यहीं से लिखित भाषा का जन्म हुआ। लिखित भाषा ने हमें नौकरशाही दी। अब राजा अपने पूरे साम्राज्य का हिसाब रख सकते थे। वो टैक्स वसूलते, सेना बनाते और कानून लागू करते। लेकिन हरारी कहते हैं कि नौकरशाही ने हमें मशीनों जैसा बना दिया। लोग अब सिर्फ नंबर बन गए, एक टैक्स पेयर, एक सैनिक। हमारी आजादी और कम होती गई। लिखित भाषा ने हमें इतिहास भी दिया। हमने अपनी कहानियां, अपने नियम, अपने देवताओं को लिखना शुरू किया। मिस्र में हाइरोग्लिफ्स, भारत में वेद,
चीन में दार्शनिक ग्रंथ, ये सब लिखित भाषा की देन थे। लेकिन हरारी पूछते हैं, क्या ये हमें बेहतर इंसान बनाया या हमें और जटिल बना दिया? कृषि क्रांति की कीमत। कृषि क्रांति ने हमें सभ्यता दी, लेकिन इसकी कीमत भी थी। हमने आजादी खोई, सेहत खोई, और सबसे बड़ी बात, हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। खेती के लिए हमने जंगल काटे, नदियां मोड़ी और जानवरों को गुलाम बनाया। हरारी कहते हैं कि हमने सोचा कि हम प्रकृति पर राज कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने ही जाल में फंस गए। सामाजिक असमानता बढ़ी, राजा और पुजारी अमीर हो गए, जबकि मजदूर और किसान गरीब। महिलाओं की हालत और खराब हुई। शिकारी संग्रहकर्ता समाज में औरतें पुरुषों के बराबर थी। वो खाना इकट्ठा करती थी, जो समूह का मुख्य भोजन था। लेकिन खेती में पुरुषों ने जमीन और संसाधनों पर कब्जा कर लिया। हरारी कहते हैं कि ये असमानता आज भी हमारे समाज में दिखती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम खुश हुए? हरारी कहते हैं कि शिकारी संग्रहकर्ता लोग कम संसाधनों में संतुष्ट थे, लेकिन खेती ने हमें लालच सिखाया। हम ज्यादा अनाज चाहते थे, ज्यादा जमीन, ज्यादा ताकत, और इस लालच ने हमें कभी न खत्म होने वाली दौड़ में डाल दिया। इस हिस्से का सबक, कृषि क्रांति ने हमें सभ्यता दी, धर्म ने हमें जोड़ा और साम्राज्यों ने हमें एक किया। लेकिन इसने हमें गुलाम भी बनाया, खेतों के, नियमों के और हमारी अपनी कहानियों के। हरारी कहते हैं कि हमें अपनी कहानियों को समझना होगा। पैसा, धर्म, राष्ट्र, ये सब हमारी बनाई कहानियां हैं। ये हमें जोड़ सकती हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल होने पर बांट भी सकती है। सोचो जरा, हम आज भी इन कहानियों में जी रहे हैं। हम अपने देश के लिए लड़ते हैं, अपने धर्म के लिए मरते हैं, अपने बैंक बैलेंस के लिए दौड़ते हैं। लेकिन क्या ये कहानियां हमें खुशी दे रही है या हमें गुलाम बना रही है? हरारी हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी कहानियों को नए सिरे से देखें। क्या हम ऐसी कहानियां बना सकते हैं जो हमें जोड़े, हमें आजाद करें और दुनिया को बेहतर बनाए? भाग 3, वैज्ञानिक क्रांति, आधुनिक दुनिया और भविष्य का सवाल। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे कृषि क्रांति ने होमो सैपियंस को गांवों से सभ्यताओं तक ले गया। धर्म, पैसा और साम्राज्यों ने हमें एकजुट किया, लेकिन असमानता और गुलामी की कीमत पर। आज हम सैपियंस की कहानी को पूरा करेंगे। हम बात करेंगे तीसरी और सबसे बड़ी क्रांति की, वैज्ञानिक क्रांति। ये वो दौर था जब इंसान ने प्रकृति के नियमों को समझा, दुनिया को अपने हाथों में लिया और भविष्य के सवालों को जन्म दिया। युवाल नोआ हरारी हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी ताकत को समझें और सोचें। हम आगे कहाँ जा रहे हैं? वैज्ञानिक क्रांति, ज्ञान का विस्फोट। लगभग 500 साल पहले यूरोप में एक नया आंदोलन शुरू हुआ, वैज्ञानिक क्रांति। हरारी कहते हैं कि ये इंसान की सबसे बड़ी छलांग थी। इससे पहले हम अपनी कहानियों, धर्म, मिथकों और राजाओं पर यकीन करते थे, लेकिन वैज्ञानिक क्रांति ने हमें सिखाया कि सच्चाई को परखा जा सकता है। हमने सवाल पूछना शुरू किया, प्रयोग किए और जवाब ढूंढे। इस क्रांति की शुरुआत छोटी छोटी खोजों से हुई। कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, न कि सूरज पृथ्वी के। गैलीलियो ने दूरबीन बनाई और आकाश को करीब से देखा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम समझाए। इन खोजों ने हमें दिखाया कि दुनिया कोई जादू नहीं, बल्कि नियमों से चलती है, और इन नियमों को समझकर हम दुनिया को बदल सकते हैं। वैज्ञानिक क्रांति ने हमें ताकत दी। हमने भाप के इंजन बनाए जो कारखानों को चलाते थे। हमने बिजली खोजी जो रात को दिन बना देती थी। हमने दवाएं बनाई जो बीमारियों को हराती थी। हरारी कहते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति सिर्फ खोजों की कहानी नहीं थी, ये विश्वास की कहानी थी। हमने ये विश्वास करना शुरू किया कि ज्ञान हमें बेहतर जिंदगी दे सकता है, लेकिन इस ताकत की कीमत भी थी। वैज्ञानिक क्रांति ने हमें हथियार दिए, बंदूकें, बम और परमाणु हथियार। हमने प्रकृति को अपने फायदे के लिए बदला, जंगल काटे, नदियां रोकी और हवा को प्रदूषित किया। हरारी पूछते हैं, क्या हमने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया या हमने खुद के लिए जाल बुन लिया? औद्योगिक क्रांति, मशीनों का आजमाना। वैज्ञानिक क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, जो 18वीं और 19वीं सदी में शुरू हुई। ये वो दौर था जब मशीनों ने इंसान की जिंदगी बदल दी।
कारखाने बने, रेलगाड़ियां दौड़ी और जहाज समंदर पार करने लगे। हरारी कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने हमें ज्यादा सामान दिया, कपड़े, खाना, घर, लेकिन इसने हमें मशीनों का गुलाम भी बनाया। लोग गांवों से शहरों में आए। वो कारखानों में 12 से 14 घंटे काम करते, जहां हालात खराब थे। बच्चे भी मशीनों के बीच काम करते। हरारी कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने हमें अमीर बनाया, लेकिन कई लोगों की जिंदगी को और मुश्किल कर दिया। अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ गई। कुछ लोग फैक्ट्रियों के मालिक बन गए, जबकि बाकी मजदूर बनकर रह गए। औद्योगिक क्रांति ने प्रकृति को भी बदला। हमने कोयला जलाया, तेल निकाला और कारखानों से धुआं छोड़ा। हरारी कहते हैं कि हमने सोचा कि हम प्रकृति पर राज कर रहे हैं, लेकिन हम अपने ही ग्रह को नष्ट कर रहे थे। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्रजातियों का विलुप्त होना, ये सब औद्योगिक क्रांति की देन है। वैश्वीकरण, एक दुनिया, एक कहानी। वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को एक कर दिया। हरारी कहते हैं कि पहले हर सभ्यता अपनी कहानी में जीती थी। मिस्र के लोग अपने फराओं को मानते, भारतीय अपने वेदों को, चीनी अपने दर्शन को। लेकिन वैज्ञानिक क्रांति ने एक नई कहानी बनाई, वैश्विक कहानी। अब दुनिया एक ही भाषा बोलने लगी, विज्ञान की भाषा, पैसे की भाषा और प्रगति की भाषा। वैश्वीकरण ने हमें जोड़ा। आज एक भारतीय इंजीनियर अमेरिका में काम कर सकता है, एक चीनी फैक्ट्री जापान के लिए सामान बना सकती है। इंटरनेट ने दुनिया को एक गांव बना दिया। हरारी कहते हैं कि वैश्वीकरण ने हमें ताकत दी, लेकिन ये एक नई चुनौती भी लाया। जब पूरी दुनिया एकजुट है, तो समस्याएं भी वैश्विक हो जाती है। जलवायु परिवर्तन, महामारी और आर्थिक संकट, इनका सामना हमें मिलकर करना होगा। लेकिन वैश्वीकरण ने असमानता को भी बढ़ाया। कुछ देश अमीर हो गए, कुछ गरीब रह गए। हरारी कहते हैं कि वैश्वीकरण ने हमें एकजुट किया, लेकिन इसने हमें बांटा भी। अमीर देशों के लोग सस्ते सामान का मजा लेते हैं, जो गरीब देशों के मजदूर बनाते हैं। ये एक नई तरह की गुलामी है, जो हमारी वैश्विक कहानी का हिस्सा है। आधुनिक दुनिया, खुशी का पीछा। वैज्ञानिक क्रांति ने हमें ताकत दी, औद्योगिक क्रांति ने हमें सामान दिया और वैश्वीकरण ने हमें जोड़ा। लेकिन हरारी पूछते हैं, क्या हम खुश हैं? आज हमारे पास स्मार्टफोन है, कारें हैं, अस्पताल है। हमारी जिंदगी पहले से लंबी है, आसान है। लेकिन क्या हम संतुष्ट हैं? हरारी कहते हैं कि आधुनिक दुनिया ने हमें खुशी का पीछा करना सिखाया। हम ज्यादा पैसा चाहते हैं, ज्यादा सामान, ज्यादा सफलता। लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। शिकारी संग्रहकर्ता लोग कम संसाधनों में खुश थे, क्योंकि उनकी जरूरतें कम थी। लेकिन हमारी जरूरतें अनंत है। हरारी कहते हैं कि खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। लेकिन हम इसे बाहर ढूंढते रहते हैं, नई गैजेट्स में, नई छुट्टियों में, नई उपलब्धियों में। आधुनिक दुनिया ने हमें अकेला भी किया। पहले लोग गांवों में, परिवारों में रहते थे। आज हम शहरों में अकेले रहते हैं। सोशल मीडिया हमें जोड़ता है, लेकिन हरारी कहते हैं कि ये हमें और अकेला बनाता है। हम दूसरों की जिंदगी देखते हैं और अपनी जिंदगी को कमजोर समझते हैं। ये एक नया दुख है, जो आधुनिक दुनिया की देन है। भविष्य की चुनौतियां, हम कहाँ जा रहे हैं? हरारी कहते हैं कि होमो सैपियंस अब एक नई क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। वैज्ञानिक क्रांति ने हमें ताकत दी, लेकिन अब हम उस ताकत को खुद पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें बदल रही है। हम अब सिर्फ इंसान नहीं रहेंगे, हम होमो ड्यूस बन सकते हैं, यानी देवता जैसे इंसान। लेकिन ये नई ताकत सवाल उठाती है, अगर हम अपनी बुद्धि को मशीनों में डाल देंगे, तो क्या हम इंसान रहेंगे? अगर हम अपनी जिंदगी को अनंत कर देंगे, तो क्या जिंदगी का मतलब बचेगा? हरारी कहते हैं कि हमें इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। अगर हम गलत रास्ते पर गए, तो हम खुद को नष्ट कर सकते हैं। हरारी 3 बड़ी चुनौतियां गिनाते हैं। पहली, जलवायु परिवर्तन। हमारा ग्रह गर्म हो रहा है, और अगर हमने इसे नहीं रोका, तो हमारी सभ्यता खतरे में पड़ सकती है। दूसरी, असमानता। टेक्नोलॉजी कुछ लोगों को अमीर और ताकतवर बना रही है, जबकि बाकी लोग पीछे छूट रहे हैं। तीसरी, मतलब की खोज। जब मशीनें हमारे काम छीन लेंगी, तो हम अपनी जिंदगी का मतलब कैसे ढूंढेंगे? इस हिस्से का सबक। वैज्ञानिक क्रांति ने हमें देवताओं की ताकत दी,
लेकिन अब हमें देवताओं की समझदारी चाहिए। हरारी कहते हैं कि हमें अपनी कहानियों को नए सिरे से लिखना होगा। हमारी पुरानी कहानियां धर्म, राष्ट्र, पैसा हमें अब तक ले आई, लेकिन अब हमें नई कहानियां चाहिए। ऐसी कहानियां जो हमें जोड़े, जो प्रकृति को बचाएं और जो हमें मतलब दे। सोचो जरा, हम आज क्या कहानी जी रहे हैं? हम अपने स्मार्टफोन की कहानी में फंसे हैं, या अपने सपनों की कहानी में? हम अपने ग्रह को बचा रहे हैं या उसे नष्ट कर रहे हैं? हरारी हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। हम वो प्रजाति है जिसने सितारों को छुआ, लेकिन हम वो प्रजाति भी है जिसने अपने ही घर को जलाया। अब हमें चुनना है, हम क्या बनना चाहते हैं। निष्कर्ष, अपनी कहानी खुद लिखो। सेपियंस की कहानी हमें दिखाती है कि हम एक साधारण जानवर से यहां तक आए। हमने कहानियां बनाई, देवताओं की, राष्ट्रों की, विज्ञान की। इन कहानियों ने हमें जोड़ा, हमें ताकत दी, लेकिन हमें बांटा भी। हरारी कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी कल्पना, और अब हमें इस कल्पना का इस्तेमाल करके नई कहानियां लिखनी होंगी। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर इंसान को सम्मान मिले, जहां प्रकृति फल फूल सके और जहां जिंदगी का मतलब हो। या हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां मशीनें हम पर राज करें और हम अपने ही बनाए जाल में फंस जाएं। हरारी कहते हैं कि ये हमारी चॉइस है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करो कि तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे, कि तुम अपने ग्रह की रक्षा करोगे, अपने लोगों को जोड़ोगे और अपनी जिंदगी को मतलब दोगे। होमो सैपियंस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये हमारी बारी है इस कहानी को और खूबसूरत बनाने की। क्या तुम तैयार हो? दोस्तों, सैपियंस का ये सफर कैसा रहा? हमने लाखों साल की कहानी को 3 हिस्सों में जिया, संज्ञानात्मक क्रांति से वैज्ञानिक क्रांति तक। अगर हरारी की ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो हमारे लिए थोड़ा प्यार दिखाओ। इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम अपनी कहानी कैसे लिखना चाहते हो। हमें तुम्हारी बात सुनना अच्छा लगता है। बुक बूस्टर को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही जबरदस्त कहानियां तुम तक पहुंचे। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक अपनी कहानी को जियो। नमस्ते।